हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो नीट की तैयारी सीरीज़ में कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। आई होप पिछले जो टॉपिक्स हमने पढ़े, पिछले जो टॉपिक हमने रिवाइज़ किए वो आपकी तैयारी में, आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहे होंगे। चलो, तो आप नीट की तैयारी सीरीज़ का आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो, नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पिछले कुछ पेपर उठा के देखो, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर में, और बहुत सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनका जनरल फार्मूला होता है MLN(X). ये इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें M क्या है, M होता है सेंट्रल एटम। M है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यूजुअली डी ब्लॉक का होता है, यूजुअली डी ब्लॉक का होता है, नॉट ऑलवेज, यूजुअली। वो इसलिए होता है, सेंट्रल एटम कोई भी हो सकता है। सेंट्रल एटम एक तो मेटल होता है, और दूसरा इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। सेंट्रल एटम एक्ट करने के लिए पहली बात तो वो मेटल होता है, यूजुअली डी ब्लॉक का होता है, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, सेंट्रल एटम बढ़िया कब होगा, अगर सेंट्रल एटम छोटा है और उस पर चार्ज ज़्यादा है, मतलब उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा क्यों, चार्ज डेंसिटी क्यों ज़्यादा होनी चाहिए बेटा। एल है, एल होता है लीगेंड। लीगेंड। अब सेंट्रल एटम को क्या करना है, लीगेंड से लोन पेयर लेने हैं, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और तभी हमारे टॉपिक का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सेंट्रल एटम अगर छोटा होगा, इस पे चार्ज ज़्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो लीगेंड के लोन पेयर को ये अच्छा अट्रैक्ट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रांग बनाएगा। अच्छा, लीगेंड पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए, ताकि वो अपने लोन पेयर सेंट्रल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर पाए। अच्छा, सेंट्रल एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, एज लुईस एसिड। लिगेंड क्या कर रहा है, लिगेंड लोन पेयर डोनेट कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, एज लुईस बेस। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, और लिगेंड कैसे बिहेव करता है, लिगेंड एज अ लुईस बेस बिहेव करता है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने को मैं एक लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन बोल सकता हूँ। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लुईस एसिड है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लुईस बेस है। तो ये एक लुईस एसिड बेस रिएक्शन भी है, लुईस एसिड बेस रिएक्शन भी बोल सकते हो इसको आप। बेटा एन क्या है यहाँ पे, एन 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 है नंबर ऑफ लिगेंड्स। कितने लिगेंड्स हैं, कितने लिगेंड्स हैं, एन है नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब देखो, बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, उनको वो हमेशा बोलते हैं सर एन है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये बात ठीक भी है, गलत भी है, अब ये डिपेंड करेगा लिगेंड पे, वो भी हम बात करते हैं अभी। तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली बोला, एन है नंबर ऑफ लिगेंड्स। बेटा, अब सेंट्रल एटम और लिगेंड में क्या बनना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जितने भी लिगेंड होंगे वो सेंट्रल एटम के साथ जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड, इसको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल एटम और लिगेंड में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं बेटा, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री डिसाइड करता है। हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा, उसकी शेप कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये डिसाइड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या कह रहा था, एन नंबर ऑफ लिगेंड्स है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। अगर सारे लिगेंड मोनोडेंटेट है,
मोनोडेंटेट का मतलब अगर एक लिगेंड एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो अगर एक लिगेंड एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो जितने लिगेंड होंगे उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे और वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब देखो जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट En थ्राइस +3। अब आप मुझे बताओ En क्या होता है, बड़ा फेमस लिगेंड है। En क्या होता है, En बाइडेंटेट लिगेंड होता है, एक En दो बॉन्ड बनाता है। तो बेटा हमारे पास अगर एक En दो बॉन्ड बना रहा है तो तीन En 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो हमारे इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड तो 3 है पर बॉन्ड 6 बनेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा नंबर ऑफ लिगेंड, अगर वैसी भी स्टेटमेंट आ जाए नंबर ऑफ लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है, वो गलत है बेटा। हो भी सकता है नहीं भी, डिपेंड करेगा एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अच्छा x क्या है बेटा, x है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। अब ये चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कैसे निकालते हैं हम बेटा, सेंट्रल एटम का चार्ज प्लस लिगेंड का चार्ज, सेंट्रल एटम और लिगेंड सबका चार्ज ऐड कर दो, x आ जाएगा चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। बेटा ये जो सेंट्रल एटम पे जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमारे पहले पेज पे दो इंपॉर्टेंट नंबर हो गए, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और बेटा सेंट्रल एटम पे जो चार्ज होगा उसको ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये चार्ज हमारा डिसाइड करता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है या न्यूट्रल है। अगर x पॉजिटिव हुआ तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, x नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, और अगर x 0 हुआ तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक होगी बात। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब हम ना एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं जो पीएमटी में कई बार आ चुका है और आ भी सकता है। चलो उसको समझने के लिए पहले एक और बात समझ लेते हैं। देखो बेटा जैसे मान लो आपके पास ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अच्छा ये जो कॉम्प्लेक्स की पोजीशन होती है इसको देख के भी हम बता सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल है। तो ये जो मैंने सर्कल में पार्ट बनाया है, सर्कल में बेटा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। क्या हो गया, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेंट्रल एटम और लिगेंड इसमें प्रेजेंट है, इस पार्ट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। बेटा ये जो बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाला जो हमारे कॉम्प्लेक्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। अब इसका नाम आयोनाइजेशन क्यों रखा हमने, बिकॉज अगर आयोनाइजेशन स्फीयर होगा तभी हमारे कंपाउंड के आयंस बनेंगे। तो देखो जैसे हम इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालें, हमने इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डाला, तो बेटा ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, ब्रैकेट वाला पार्ट, जो ब्रैकेट वाला पार्ट लिखा है, ये कभी आयोनाइज नहीं होता, ये कभी आयोनाइज नहीं होता। जब हमें नंबर ऑफ आयंस काउंट करने हैं तो हमने ब्रैकेट वाले आयन, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको एज ए होल 1 आयन मानना है। पर सुनने वाली बात फिर क्या होगी, इसको आयन तभी मानोगे जब बेटा बाहर पीछे या आगे क्या प्रेजेंट होगा, आयोनाइजेशन स्फीयर। आयंस तभी बनेंगे जब आयोनाइजेशन स्फीयर होगा। अब देखो ब्रैकेट वाला पार्ट पहले लिखा हुआ है, तो बेटा ब्रैकेट वाला पार्ट पहले लिखा हुआ है तो मतलब हमारे कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है। लो बेटा पॉजिटिव, प्लस बेटा जब पानी में डालेंगे तो 3Cl नेगेटिव बनेंगे, 3Cl नेगेटिव। तो बिकॉज हमारे पास कितना नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है, तो कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा, +3।
क्योंकि अगर एज ए होल कंपाउंड को न्यूट्रल होना है तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो देखो ब्रैकेट वाले आयन को हमने 1 आयन माना, 1 प्लस 3Cl, टोटल कितने आयन्स हो गए बेटा? 4 आयन्स हो गए। अच्छा ऐसे मान लो मैं ऐसे लिख दूं K4FeCN6, K4FeCN6। अब आप मुझे बताओ ब्रैकेट वाला पार्ट पहले लिखा है या बाद में? ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में लिखा है, मतलब ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं पानी में डालता हूँ तो कितने आयन बनेंगे? पहले हमेशा आयोनाइजेशन स्फीयर के आयन्स बनाओ, ब्रैकेट के बाहर वाले पार्ट के। तो बेटा 4 पोटाशियम के आयन बन गए, पोटाशियम पे +1 होता है। और बेटा ब्रैकेट पे कौन सा चार्ज होगा? ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज पोटाशियम पे पॉजिटिव है तो ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये देखो FeCN6, 4 पोटाशियम पे +4 है तो ब्रैकेट पे कितना आ गया? -4। तो बेटा 4 कटायन हो गए और 1 अनायन हो गया। तो आप बताओ 4 कटायन 1 अनायन, टोटल कितने आयन्स हो गए? टोटल हो गए 5 आयन्स, टोटल 5 आयन्स हो गए। ठीक होगी बात? अच्छा एक और एग्जांपल देख लो। अब जैसे बेटा ये हो गया NiCO4, अब गलती मत करना, NiCO4। अब आप मुझे बताओ क्या ब्रैकेट के आगे या ब्रैकेट के पीछे कुछ लिखा है? बेटा ब्रैकेट के आगे ब्रैकेट के पीछे कोई आयनाइजेशन स्फीयर नहीं है। तो बेटा अब हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के कोई आयन नहीं बनते, 0 आयन बनते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के, 0 आयन। जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसके कोई आयन नहीं बनते बेटा, 0 आयन। तो आयन्स तभी, पहली बात तो हमने क्या सीखा? ब्रैकेट वाले पार्ट के कभी आयन नहीं बनते, आयन्स तभी बनेंगे जब आगे या पीछे क्या प्रेजेंट होगा? आयनाइजेशन स्फीयर। ब्रैकेट वाले आयन को ब्रैकेट वाले पार्ट को एक ही आयन मानना है, प्लस जितने आयनाइजेशन स्फीयर में आयन्स हैं, ये टोटल आयन्स हो गए। अब आयन्स मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? हमने देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ये तो बेटा जनरल सी बात है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा हमने। जितने ज़्यादा आयन्स होते हैं, आयन्स पता होने से क्या होता है? आयन्स पता होने से सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस पता चल जाती है। जितने ज़्यादा आयन्स होते हैं सॉल्यूशन उतना ज़्यादा कंडक्टिंग होगा। आयन्स चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की वजह से, अगर चार्ज पार्टिकल होंगे तभी करंट फ्लो होगा। तो नंबर ऑफ आयन्स पता करने से हमें सॉल्यूशन की क्या पता चल जाती है? मोलर कंडक्टिविटी। तो हमारा देखो पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर वो आपको पूछता है कि बताओ भाई कौन सा, किस कॉम्प्लेक्स की मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, किसके आयन्स कम बनेंगे, किसके ज़्यादा बनेंगे, बताओ भी कहाँ पे 3Cl नेगेटिव आयन बनेंगे, तो हमें क्या करना है? हमें एक ही बात चेक करनी है, ब्रैकेट वाले पार्ट का 1 आयन प्लस आयनाइजेशन स्फीयर के आयन, और जिस कॉम्प्लेक्स के जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उससे मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। चलो अब आपकी बारी। अब आप मैं आपको एक क्वेश्चन देखो, एक नीट का क्वेश्चन है, लेटेस्ट ही देखो, हमारे लास्ट ईयर PMT का क्वेश्चन है। चलो देखो, चलो इसका आंसर बनाते हैं। देखो पूछा है इन आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देखो 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है, विच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस। बेटा मिनिमम पूछा है, मिनिमम। अब आप मुझे बताओ मिनिमम कंडक्टेंस कहाँ होगी? जहाँ नंबर ऑफ आयन्स मिनिमम होंगे, नंबर ऑफ आयन्स मिनिमम होंगे, ठीक है ना। चलो अब पहले वाले पार्ट की आयन बनाते हैं। पहले ऑप्शन में ब्रैकेट वाला जो पार्ट होगा उसका 1 आयन बनेगा प्लस 2Cl, टोटल 3 आयन्स बनेंगे। ब्रैकेट प्लस 2Cl, 3 आयन्स। चलो सेकंड ऑप्शन के आयन बनाते हैं, सेकंड ऑप्शन के। अब बेटा सेकंड ऑप्शन में देखो, जो क्या ब्रैकेट के पीछे, क्या ब्रैकेट के आगे कोई आयनाइजेशन स्फीयर है ही नहीं। कितने आयन बनेंगे बेटा? 0 आयन्स बनेंगे। थर्ड ऑप्शन देखते हैं बेटा, एक ब्रैकेट वाला आयन प्लस 3Cl, टोटल कितने आयन्स बनेंगे बेटा? 4 आयन्स बनेंगे। लास्ट बेटा फोर्थ ऑप्शन, एक ब्रैकेट हो गया और एक Cl बाहर है, कितने आयन्स बनेंगे बेटा? फोर्थ ऑप्शन में 2 आयन्स। तो बेटा मेरी बात सुनो,
अब आप मुझे बताओ कहाँ पे आयन सबसे कम है, बताओ। देखो करना क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, कम बेसिक पता होना चाहिए। कहाँ आयन सबसे कम है, तो सेकंड ऑप्शन में आयन सबसे कम है, तो जहाँ आयन्स कम है वहाँ कंडक्टेंस कम होगी। किस ऑप्शन में आयन ज़्यादा है, थर्ड ऑप्शन में, जहाँ आयन्स ज़्यादा हैं वहाँ कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक हो गया, चल आगे चलते हैं। ला एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा है विच ऑफ द, ये भी आप अगर आप प्रीवियस ईयर उठाओगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस वाइट प्रेसिपिटेट अपॉन रिएक्टिंग विद AgNO3। अब देखो प्यूरिफिकेशन में, कोऑर्डिनेशन तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, कोऑर्डिनेशन में, ऑर्गेनिक में कितनी बार आता है AgNO3 सॉल्यूशन। बेटा AgNO3 सॉल्यूशन का क्या काम होता है, क्लोराइड, अगर हमें पता करना हो हमारे सॉल्यूशन में क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन है कि नहीं, हमें पता करना हो तो हम क्या करते हैं, AgNO3 सॉल्यूशन डाल देते हैं, AgNO3 सॉल्यूशन। अगर हमारे सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन हुए तो बेटा AgNO3 सॉल्यूशन डालने से AgCl के वाइट PPT बनेंगे। अगर बेटा ब्रोमाइड आयन हुए तो AgBr के पेल येलो, लाइट येलो PPT बनेंगे, लाइट येलो, पेल येलो PPT। और अगर सॉल्यूशन में आयोडाइड आयन हुए तो बेटा AgI के डार्क येलो PPT बनेंगे। देखो ब्रोमाइड और आयोडाइड के येलो PPT बनते हैं, तो हम कैसे, देखो यहाँ पे अगर हम AgNO3 सॉल्यूशन डालते हैं और अगर वाइट PPT बने तो क्लोराइड आयन है, पर अगर येलो PPT बने फिर हमें अच्छे से नहीं पता चलता कि ब्रोमाइड है या आयोडाइड। अब मैंने तो बोलने को बोल दिया कि बेटा लाइट येलो हो गए तो ब्रोमाइड आयन है, डार्क येलो तो आयोडाइड, पर वो आई से उतना अच्छे से पता नहीं चलता। तो इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए ना, येलो PPT, इसको येलो PPT किसके है, ब्रोमाइड या आयोडाइड, फर्दर कंफर्म करने के लिए हम देखो एक दो चीज़ें हम कर सकते हैं। देखो हम क्या करते हैं, येलो PPT बने AgNO3 डालने पे तो मुझे समझ में आ गया भाई या तो ब्रोमाइड है या आयोडाइड, फिर हम इसमें से ना अमोनिया पास करते हैं, अमोनिया NH3। तो अगर अमोनिया पास करने से ये वाले जो येलो PPT हैं अगर पार्शली डिजॉल्व हो जाए, मतलब थोड़े से डिजॉल्व हो गए, थोड़े से बचे रह गए, मतलब पहले से इनका अमाउंट थोड़ा कम हो गया, तो ब्रोमाइड आयन है। और अगर बेटा अमोनिया पास करने से PPT डिजॉल्व हो ही ना तो आयोडाइड आयन है। हम एक और टेस्ट कर सकते हैं इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए, लेयर टेस्ट। वो आपने देखो प्यूरिफिकेशन में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने, लेयर टेस्ट ही पता कर सकते हैं कि ब्रोमाइड आयन है या आयोडाइड आयन। चलो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। वो कहता है AgNO3 डालने पे वाइट PPT बनने चाहिए। अब देखो मैंने आपको पिछले वाले पेज पे क्या बताया था, उससे पिछले वाले पेज पे क्या बताया था, अगर PPT बनने हैं तो आयंस बनने चाहिए। और आयंस किसके बनते हैं, आयंस बनते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर के। आयंस किसके बनते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर के। तो अब वाइट, पहली बात वाइट PPT किसके बनेंगे भाई, AgNO3 डालने पे क्लोराइड आयन के बनेंगे। और अगर क्लोराइड आयन के PPT बन रहे हैं तो क्लोराइड आयन आयोनाइजेशन स्फीयर में होना चाहिए। तो बेटा एक ही ऑप्शन में क्लोराइड आयन आयोनाइजेशन स्फीयर में है। यहीं पे बेटा क्या कहते हैं, AgNO3 डालने पे वाइट PPT बनेंगे। सेकंड में बेटा Cl ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट वाले पार्ट के आयन्स नहीं बनते। थर्ड में Cl ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट वाले पार्ट के आयन नहीं बनते हैं। फोर्थ में AgNO3 डालने पे येलो PPT बनेंगे। चल ये तो आंसर आ गया। अब एक और बात सुन लो मेरी आप बेटा, ब्रैकेट के, अब देखो ब्रैकेट के बाहर जितने Cl है, 3 Cl है ना, तो मान लो आपने 1 मोल कॉम्प्लेक्स को पानी में डाला। तो अगर आपने 1 मोल कॉम्प्लेक्स को पानी में डाला तो ब्रैकेट के बाहर 3 Cl है, तो 3 मोल Cl नेगेटिव के आयन बनेंगे। और अगर 3 मोल Cl नेगेटिव को पूरा प्रेसिपिटेट करना है तो 3 मोल AgNO3 यूज होगा और 3 मोल AgCl के वाइट PPT बनेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर जितने Cl होंगे उतने बेटा
उतने मोल AgNO3 यूज होगा, उतने मोल वाइट PPT बनेंगे फ्रॉम 1 मोल कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम 1 मोल कॉम्प्लेक्स। ठीक होगी बात? चल आगे चलते हैं। चल ला बेटा, मैंने देखो एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा है और वो कह रहा है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसने दिया है, ये कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिंकेज, आयनाइजेशन, ऑप्टिकल, ऐसे बहुत सारी ऑप्शन दी हुई हैं उसने। चल हम क्या कहते हैं, कैसे करना क्वेश्चन, थोड़ा पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं क्वेश्चन की। चल आगे चलते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं क्वेश्चन की। देखो मेरी बात सुनो, आयनाइजेशन आइसोमर क्या होते हैं? कोबाल्ट, जैसे मान लो कोबाल्ट NH3 वो जो मैंने आपको पहली शीट पे पॉइंट समझाया, सब कुछ उससे रिलेट होता है। सल्फेट, मेरे को ये 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, कोबाल्ट NH3। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सल्फेट को अंदर ले जा रहा हूँ, Cl को बाहर ला रहा हूँ। सल्फेट को अंदर ले गया, Cl को बाहर ले आया। तो जब पहले वाले कॉम्प्लेक्स को पानी में डालेंगे तो सल्फेट आयन बनेंगे, सल्फेट आयन बनेंगे पानी में। दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स को पानी में डालोगे तो क्लोराइड आयन बनेंगे। अच्छा देखो, पहली बात, ये आइसोमर हैं कि नहीं पहले ये चेक कर लो आप। आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। पेपर में जैसे मान लो 2 कंपाउंड आ गए और वो पूछ रहा है बताओ भाई ये कौन से आइसोमर है, आपने क्वेश्चन में ना जल्दी नहीं करनी है, पहले चेक कर लेना है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं। बहुत लोग एक सिंपल सी मिस्टेक कर देते हैं, आंसर टिक कराते हैं, बाद में पता चलता है आइसोमर ही नहीं थे वो। तो पहले मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ चलो चेक कर ले बेटा, दोनों में 1 कोबाल्ट है, दोनों में 5 अमोनिया है, दोनों में 1 Cl है, दोनों में 1 सल्फेट है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो आज के बाद जब भी आपने आइसोमर वाला क्वेश्चन करना है, हमेशा पहले चेक करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं है। ठीक होगी बात? वर्ड नंबर 2, अब बेटा इसको पानी में डालोगे तो सल्फेट आयन मिलेंगे, इसको पानी में डालोगे तो क्लोराइड आयन मिलेंगे, तो दोनों से अलग अलग आयन मिलेंगे, इसलिए बेटा ये आयोनाइजेशन आइसोमर है। कौन से आइसोमर है ये? ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स आयनाइजेशन आइसोमर कहलाएंगे जिनको पानी में डालने से जो आयन मिलेंगे वो अलग अलग होंगे बेटा, तो इनको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स। पानी में डालने से अलग अलग आयन मिल रहे हैं। चलो देखिए फिर पीछे आयोनाइजेशन आइसोमर हैं कि नहीं, ये देखो। अब इसको पानी में डालूंगा तो Cl मिलेगा। अब अगर मुझे पता करना है कि ये आयोनाइजेशन आइसोमर शो करेगा कि नहीं, अगर मैं Cl को अंदर ले जाऊं और एक NO2 को बाहर ले आऊं, फिर उस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालूंगा तो NO2 मिलेगा मुझे। तो एक कॉम्प्लेक्स मुझे Cl देगा, फिर जब मैं Cl को अंदर ले आया, NO2 को बाहर ले गया, दूसरा कॉम्प्लेक्स मुझे NO2 देगा, तो आयन्स अलग अलग मिलेंगे। तो एक बात तो बेटा पता लग गई कि ये आयोनाइजेशन आइसोमर तो पक्का शो करेगा। चलो आयनाइजेशन शो करेगा, आयनाइजेशन आयनाइजेशन आयनाइजेशन, तीनों ऑप्शन में आयनाइजेशन है, तो आयनाइजेशन से तो आंसर पूरा बना नहीं। अब बेटा फिर फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में एक और भी है, लिंकेज आइसोमर भी है। अब वो चेक करते हैं लिंकेज शो करेगा कि नहीं। लिंकेज आइसोमर क्या होते हैं? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, लिंकेज, लिंकेज का फर्क होगा बेटा। लिंकेज आइसोमर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं जिनमें एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड, अब आप मुझे बताओ एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं बेटा? एम्बिडेंट लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनमें डोनर एटम एक से ज़्यादा होते हैं। देखो जैसे साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन एम्बिडेंट लिगेंड है, इसमें डोनर एटम जो है ना, डोनर एटम मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी, कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन भी, डोनर एटम एक से ज़्यादा है, पर बॉन्ड एक टाइम पे एक ही बनाएगा, या कार्बन बनाएगा या नाइट्रोजन बनाएगा। तो ऐसे लिगेंड जिनमें डोनर एटम एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा, पर बॉन्ड एक टाइम पर एक ही बनाएगा, उसको बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। बेटा एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं जैसे NO2 नेगेटिव, साइनाइड NO2 नेगेटिव,
HCN नेगेटिव, ये एम्बेडेड लिगेंड है। ऑर्गेनिक में इन्हीं को एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं। अच्छा, अब लिंकेज आइसोमर कैसे दिखते हैं देखो। अब आप ये मत कहना कि सर आप सारी एग्जाम्पल कोबाल्ट के लिखी जा रहे हो। आप एनसीईआरटी देखो, मैक्सिमम एग्जाम्पल कोबाल्ट, प्लेटिनम, मैक्सिमम एग्जाम्पल उसके हैं। कोबाल्ट NH3 4 CN+2। अब अगर मुझे देखो, जब मैंने लिखा CN तो मतलब बॉन्ड कार्बन बना रहा है। अब मैं आपको इसका लिंकेज आइसोमर लिख के बताता हूँ। कोबाल्ट NH3 कोबाल्ट NH3 CN का लिंकेज आइसोमर हो गया NC। NC मतलब बॉन्ड कौन बनाएगा? बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा। तो बेटा इन दोनों में क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आइसोमर है। एक में बॉन्ड कार्बन बना रहा है, एक में बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है, लिंकेज का फर्क है, इसलिए कौन से आइसोमर है? लिंकेज। अब हम देखते हैं कि हमारे कंपाउंड में एम्बेडेड लिगेंड है कि नहीं। अगर हुआ तो वो लिंकेज शो करेगा। ये देखो NO2, कौन कौन से बताए थे मैंने आपको एम्बेडेड लिगेंड? NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव, HCN नेगेटिव, ये तीनों एम्बेडेड लिगेंड है। NO2, नॉर्मली जब हम NO2 लिखते हैं तो बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है, और इसका लिंकेज आइसोमर कौन होगा? जब मैं NO2 की जगह, NO2 नेगेटिव की जगह लिख दूंगा ONO नेगेटिव, मतलब बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, तो बेटा लिंकेज भी शो करेगा, आयनाइजेशन भी शो करेगा। देखो वो कह रहा है, वो आपसे चाहता है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो आप। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आंसर है, ये लिंकेज भी शो कर रहा है और आयनाइजेशन भी शो कर रहा है। अब हमें देखना है कि ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में से कौन सा होगा। ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में से कौन सा होगा, चलो वो देखते हैं। बेटा ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, देखो कॉम्प्लेक्स कौन सा है? CONH3 4 NO2 ट्वाइस +1, मैंने Cl को उठा के +1 डाल दिया। ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है? MA4B2, इस टाइप का है ये। इसे बेटा A क्या है? A जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है, और B क्या है? B भी मोनोडेंटेट है। तो MA4B2 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमारी एनसीईआरटी कहती है वो GI शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं। बेटा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। सर क्यों? बिकॉज बेटा इनमें ना ऑप्टिकल आइसोमर कौन शो करता है? ऑप्टिकल आइसोमर वो शो करता है जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास ना हो। तो MA4B2 टाइप वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाता है, इसलिए वो ऑप्टिकल शो नहीं करते। क्या शो करते हैं? ज्योमेट्रिकल। लो मैं आपको इनके ज्योमेट्रिकल बना के दिखाता हूँ। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो तरह के होते हैं, एक सिस होता है और दूसरा ट्रांस होता है। लो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो MA4B2 ये ज्योमेट्रिकल कैसे शो करेगा देखो। तो एक बार मैंने क्या किया, ये जो दो बी हैं, ये लो, ये दो बी मैंने बी और बी एडजेसेंट बना लिए, बाकी जगह मैंने लगा दिया A। दो बी एडजेसेंट बना लिया, बाकी जगह मैंने लगा दिया A। तो बेटा जो B हैं वो एडजेसेंट हैं, दो सेम लिगेंड एडजेसेंट है, इसको हम बोलेंगे सिस। ऐसे अगर ट्रांस बनाना हो तो एक B ऊपर लगा दिया, एक नीचे, अपोजिट लगा दिए, तो सेम लिगेंड एडजेसेंट है तो सिस हो गया, सेम लिगेंड अपोजिट हो गए तो ट्रांस हो गया बेटा, ट्रांस। ये लो ट्रांस, ये बी और बी अपोजिट हो गए बेटा, ट्रांस हो गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा था आपको? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो MA4B2 ये जो टाइप का कॉम्प्लेक्स है, अगर आप इसको पानी में डालोगे तो Cl बनेगा, फिर इसका आयनाइजेशन भी पॉसिबल है। आयनाइजेशन कैसे? Cl अंदर ले आओ, NO2 बाहर ले जाओ, तो वो वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो पानी में NO2 बनाएगा, आयंस अलग अलग हो गए। वर्ड नंबर 2 बेटा, हमारे कॉम्प्लेक्स में NO2 एम्बेडेड लिगेंड है, एम्बेडेड लिगेंड है तो वो क्या शो करेगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। और ये MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये ज्योमेट्रिकल शो करता है, ऑप्टिकल शो नहीं करता। ऑप्टिकल क्यों नहीं शो करता? बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है।
तो बेटा हमारा आप बता दो कौन सा आंसर हो गया, लिंकेज भी है, आयनाइजेशन भी है, ज्योमेट्रिकल भी है, सेकेंड ऑप्शन। चल आगे चलते हैं। ला बेटा चलो एक और आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन करते हैं। आइसोमेरिज्म में एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि बहुत लोग ना बहुत लोग गड़बड़ करते हैं आइसोमेरिज्म ना, कोऑर्डिनेशन में बड़ी गड़बड़ करते हैं, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो लिखा है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो पहली बात देखो ये स्क्वायर प्लेनर क्यों लिखा है, सुनो। देखो बेटा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको हेल्प होगी क्वेश्चन करने में। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक sp3 और एक होती है बेटा dsp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो बेटा ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। अब ध्यान से सुनना, जरा बोर्ड पे आ जाओ मेरी तरफ, ध्यान से सुनना बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ना जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, टेट्राहेड्रल, वो जीआई शो नहीं करते। सर क्यों? देखो जैसे मान लो ये 1 2 3 4, ये मान लो ये 4 मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हैं। अब ज्योमेट्रिकल कब होगा? ज्योमेट्रिकल देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोई कंपाउंड कब शो करेगा? जब दो लिगेंड सिस भी हो और जो उसका आइसोमर बनेगा उसमें वही दो लिगेंड ट्रांस भी हो। अब ये देखो यहाँ पे देखो 1 2, ये 1 और 2 एडजेसेंट है, सिस है। 1 और 3 एडजेसेंट है, सिस है। 1 और 4 एडजेसेंट है, सिस है ना। 2 3 एडजेसेंट है, सिस। 3 4 एडजेसेंट है, सिस। सारे लिगेंड एडजेसेंट है। मान लो मैं किसी लिगेंड की ना ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ। अब मान लो मैं 1 और 3 की ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ। मैं 3 को ऊपर ले गया, 1 को मैं नीचे ले आया। ये देखो अभी भी देख लो आप, सारे लिगेंड एडजेसेंट है। 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4, अभी भी लिगेंड एडजेसेंट है। तो बेटा जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, उनमें लिगेंड हमेशा एडजेसेंट रहते हैं। आप 1 और 2 को ले लो, 1 और 2, 1 और 2 यहाँ भी एडजेसेंट है, यहाँ भी एडजेसेंट है। लिगेंड कभी अपोजिट नहीं जाते। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जीआई शो नहीं करती। तो जब भी ज्योमेट्रिक आपको क्वेश्चन है कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा, तो चारों ऑप्शन में से जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा उसको वैसे ही कैंसिल कर दो। ऐसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिनमें मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, वो जीआई शो नहीं करता। अब बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दूसरी ज्योमेट्री क्या है? स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ऐसा है Ma2B2 Ma2BC, अब ये जीआई शो करेगा। क्या शो करेगा? अब ये जीआई। देखो कैसे, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। ये मैंने ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाया बेटा। ए और ए एडजेसेंट हैं, बी और बी एडजेसेंट हैं, ज्योमेट्री क्या हो गई? सिस। अब मैं लिगेंड की ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ, मैं लिगेंड की ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ। ये देखो मैंने क्या किया, ए और बी को ओरिएंटेशन चेंज कर दी। ये लो, मैं बी को ऊपर ले गया, ए को नीचे ले आया। बताओ जरा, अब जो ए और ए है वो अपोजिट हो गए, बी और बी अपोजिट हो गए। अब ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना ये ट्रांस बना। तो जीआई के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? दो लिगेंड एडजेसेंट भी होने चाहिए और वही दो लिगेंड अपोजिट भी होने चाहिए ओरिएंटेशन चेंज करने पे। तो उसने देखो यहाँ तो हमारा काम आसान है, उसने हमें बताना है कौन से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जीआई शो करेंगे। तो मैंने क्या बताया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या होना चाहिए? सॉल्व नहीं करना पेपर में, याद होना चाहिए। ऐसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिनका फार्मूला Ma2B2 हो, Ma2BC हो, वो ज्योमेट्रिकल शो करते हैं। देखो कौन सा, एक ही ऑप्शन बनता है Ma2B2। अच्छा चलो एक और बात इसमें डिस्कस करते हैं। देखो PT
ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, PtCl ट्वाइस NH3 ट्वाइस। देखो सुनो मेरी बात, याद कर लेना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पेपर में टाइम बच जाएगा। प्लेटिनम अगर +2 स्टेट में हो, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, चार मोनोडेंटेट लिगेंड लगे ना, 4 बॉन्ड बनेंगे। प्लेटिनम +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इनके इसके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर होते हैं। तो प्लेटिनम +2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब इसका फॉर्मूला देखो, Ma2B2, Ma2B2 है ना, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ऐसे चेक कर लेते हैं हम। तो आपको 4 ऑप्शन ऐसे बनी, ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे। मान लो चारों ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो पहले आप चेक करो उनमें स्क्वायर प्लेनर कौन है, फिर चेक करो किसका फॉर्मूला Ma2B2 है, Ma2BC है। जिसका फॉर्मूला Ma2B2 है, Ma2BC वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अच्छा यार, BC का मतलब क्या है? BC मतलब दो मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक B है और एक C है। तो Ma2BC का मतलब हो गया 2A है, मतलब दो मोनोडेंटेट लिगेंड सेम है, और 2B और C दो अलग है, एक B है और एक C है, अलग है। चल आगे चलते हैं। देखो ये मैंने एग्जाम्पल ही बना के बताया आपको। ये देखो वो जो मैंने पीछे एग्जाम्पल लिखा था, PtCl ट्वाइस NH3 ट्वाइस। ये देखो यहाँ पे सेम लिगेंड एडजेसेंट लगे हैं, सिस फॉर्म हो गई। यहाँ सेम लिगेंड अपोजिट लगे हैं, सेम लिगेंड अपोजिट लगे हैं, ट्रांसफॉर्म हो गई। अच्छा, ये जो PtCl ट्वाइस NH3 ट्वाइस की सिस फॉर्म है ना, इसको हम सिस्प्लाटिन बोलते हैं, और ये एक एंटी कैंसर ड्रग होती है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, PtCl ट्वाइस NH3 ट्वाइस, ये सिस्प्लाटिन है बेटा, ये एंटी कैंसर ड्रग है। तो एक बार जरा याद कर लो मेरे साथ, PtCl ट्वाइस NH3 ट्वाइस, इसकी जो सिस फॉर्म होगी इसको क्या बोलते हैं हम? सिस्प्लाटिन। और ये कैसी ड्रग है? एंटी कैंसर ड्रग है। चलो आगे चलते हैं। लो बेटा, लो बेटा, ये भी एक बेटा पेपर में ऐसा क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अभी हमें पेपर वाला ना क्वेश्चन वाला बता रहा है कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, पर हमेशा पेपर वाला इतना अच्छा हो जरूरी नहीं है। तो वो जो मैंने आपको पीछे बात बताई वो यूज़ कर लेना। ये देखो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, PtNO2 PY क्या होता है? पेरिडीन। NH3 हो गया एमाइन, NH2OH क्या हो गया? हाइड्रोक्सिल अमीन। बाहर बेटा NO2 लिखा है, NO2 पे नेगेटिव होता है, तो ब्रैकेट में मैंने +1 लगा दिया। ये देखो कैसे पता किया मैंने, मान लो पेपर वाला ये वाली लाइन ना देता मुझे, तो मैं कैसे पता करता? NO2 पे नेगेटिव है, पेरिडीन पे 0 है, अमोनिया पे बेटा 0 है, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन पे 0 है। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं X, मान लिया NO2 पे -1 है, बाकी सारे 0 हैं, इक्वल टू +1, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। अब पिछले पीछे क्या सिखाया था मैंने? प्लेटिनम +2, 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सारे कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? सारे कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होते हैं। चलो अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो हमें, मैंने पढ़ा नहीं। हाँ ये देखा, कह रहा है हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल। तो बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये ऐसा है MABCD। बेटा अगर हमारा कॉम्प्लेक्स MABCD टाइप का हो, हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स MABCD टाइप का हो, MABCD का मतलब बेटा M क्या हो गया? मोनोडेंट, M हो गया सेंट्रल एटम, ABCD क्या हो गए? 4 डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड। तो अगर किसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में 4 डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हो, मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूँ पर आपको ये याद होना चाहिए। ये देखो ये NCERT की लाइन है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MABXL where ABXL are unidentate मतलब मोनोडेंटेट, show three geometrical isomer
इनमें से 2 बेटा सिस होता है और एक ट्रांस होता है। तो देखो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, याद है, देखो कितना फायदा होगा, टाइम बच गया, 10 सेकंड लगेंगे। ऐसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिनमें चारों मोनोडेंटेट लिगेंड अलग अलग लगे हों, बेटा वो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, उनमें 2 सिस होंगे और एक क्या हो गया, ट्रांस। पहले लर्न कर लो आप। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा ऐसे हर चीज़ आप पेपर में बना बना के देखी जाओगे, पेपर कैसे पूरा होगा आप बताओ। चलो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स MABCD टाइप का है, स्क्वायर प्लेनर है, तो इसके 3 GI कैसे बनाए हम। लो ये लो बेटा, ये मैंने ना ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना दिया जिसमें चारों मोनोडेंटेट लिगेंड अलग लगे। अब हमारे कॉम्प्लेक्स में क्या है, A और B एडजेसेंट है, सिस। A और D एडजेसेंट है, सिस। A और C अपोजिट है, ट्रांस। अब मैंने लीगेंड A की पोजीशन फिक्स कर ली और मैंने A फिक्स कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, B और C को इंटरचेंज कर रहा हूं, B और C की ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूं। अब देखो क्या हुआ, पहले क्या था, A और B सिस थे, अब A और B ट्रांस हो गए। पहले क्या था, A और C ट्रांस थे, अब A और C सिस हो गए। लास्ट अब क्या कर रहा हूं मैं, इसका तीसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना रहा हूं। मैं B और D को इंटरचेंज कर रहा हूं, मतलब B और D की ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूं। ये B हो गया, ये D। अब 2 सिस 1 ट्रांस कैसे बोलते हैं, देखो आप कोई भी 2 लिगेंड ले लो, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं, मैं लेटर से A और B ले लेता हूं। तो पहले केस में क्या है, A और B कैसे आ रहे हैं, एडजेसेंट, सिस। दूसरे में क्या है, A और B अपोजिट आ रहे हैं, ट्रांस। तीसरे में क्या है, A और B एडजेसेंट आ रहे हैं, सिस। तो आप कोई 2 लिगेंड ले लो, इन तीनों में वो 2 बार एडजेसेंट आएंगे, 1 बार अपोजिट आएगा, इसलिए बोलते हैं 2 सिस 1 ट्रांस। टोटल बेटा 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पर बेटा देखो ये पेपर में बना थोड़ी ना सकते हो आप, बना लो आप, आपका टाइम वेस्ट होगा, अगले क्वेश्चन में प्रेशर बढ़ जाएगा आपके ऊपर। तो ये सब बातें सीखनी होती है ऑब्जेक्टिव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव आपको ऑब्जेक्टिव कर आता है और उसको अटेम्प्ट करना, 2 अलग अलग बातें हैं, 2 अलग अलग लोग हैं। एक ने तो भैया पेपर में क्या किया, पेपर में इसको ड्रॉ करके देखा, उसको याद नहीं था, उसने सोचा, टाइम लगाया, ड्रॉ किया, और एक को याद था, उसे 10 सेकंड में कर दिया। तो ये सब बातें सीखनी है। चलो आगे चलते हैं। लो ये तो एनसीईआरटी की लाइन हो गई। लो बेटा मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखो ये मैंने पीछे ही पढ़ा था, M स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एटम, मेटल एटम। A और B आर एक आरएल। एक आरएल का मतलब क्या है, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव लिगेंड्स हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। एक आरएल और मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव लिगेंड्स है। देखो इन चारों ऑप्शन में से देखो, ये मैंने आपको सिखाया था अभी पीछे, देखते ही पता चल रहा है। ये देखो, ये देखो ये देखो, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा था, MA4B2। 4 मोनोडेंटेट और 2 मोनोडेंटेट, 6 लिगेंड है, 4 एक जैसे, 2 एक जैसे, 6 लिगेंड है, 6 बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ऑक्टाहेड्रल है। तो और MA4B2 के बेटा 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। तो देखते ही पता चल रहा है। आइसोमेरिज्म में पता नहीं आप लोग इतनी गलती क्यों करते हैं, मेरे हिसाब से तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो देखते ही टिक हो जाता है। ये लो MA4B2 ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिनका फार्मूला MA4B2 होगा, अब सुन लो, याद कर लो, जिनका फार्मूला MA4BC होगा, जिनका फार्मूला MAA ट्वाइस B2 होगा, जिनका फार्मूला MAA ट्वाइस BC होगा। जब मैं B और C लिखता हूँ मतलब ये 2 अलग अलग मोनोडेंटेट लिगेंड हैं, ये सब ज्योमेट्रिकल शो करते हैं, सिस ट्रांस। अब ये देखो मैंने ब्रैकेट में A लिखा, इसका मतलब है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, जैसे EN होता है, इथाइलिन डायमीन होता है,
इथाइलिन डायमीन में दोनों डोनर एटम सेम है, CH2NH2, CH2NH2, दोनों डोनर एटम सेम है, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है बेटा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका फॉर्मूला कैसा होगा, Ma4B2, Ma4Bc, Ma होल ट्वाइस B2, Ma होल ट्वाइस Bc, वो सब ज्योमेट्रिकल शो करते हैं। तो देखते ही टिक करना है क्वेश्चन, और उसके लिए उतनी मेहनत होनी चाहिए ऐसे आपकी। चल आगे चलते हैं। ये देखो मैंने आपको ये वैसे मैंने आपको पीछे बना के भी दिखाया था। ये देखो ये एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। देखो ये दो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो Cl एडजेसेंट लगे हैं सिस फॉर्म, दो Cl अपोजिट लगे हैं ट्रांस फॉर्म। कर लोगे अब? चल आगे चलते हैं। अब मेरे इतना बोलने के बाद आप क्या करना, एनसीईआरटी का जो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है पढ़ लेना, एग्जाम्पल देख लेना, पेपर में क्वेश्चन आ गया टाइम बच जाएगा आपका। मतलब आपको ये मैंने बता दिया आइसोमेरिज्म को आपने पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन कैसे करना। चल आगे चलते हैं बेटा। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डज नॉट, बेटा पहली बात ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं? कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं? बेटा जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होता, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ऐसा प्लेन जो हमारे मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में कट कर दे, उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हमारे मॉलिक्यूल में से प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे भी पास हो सकता है, ऐसे भी पास हो सकता है, ऐसे भी पास हो सकता है, ऐसे भी डायगोनल भी हो सकता है, ऐसे भी पास हो सकता है, ऐसे भी पास हो सकता है, ऐसे भी पास हो सकता है। अब पेपर में आप पहला ऑप्शन ड्रॉ किया, फिर प्लेन पास करके देखे प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है कि नहीं, ऐसे थोड़ी ना क्वेश्चन में कितना टाइम लग जाएगा आपको। हाँ, अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, उसने सिलेक्टेड से एग्जाम्पल दिए। ये देखो क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले वो एग्जाम्पल देख रहे। ये देखो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, कौन से हमारे कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ये देखो पहले नीचे वाला एग्जाम्पल देखो, नीचे वाला एग्जाम्पल ये कैसा एग्जाम्पल है, एम जो भी हमने पीछे पढ़ा था, Ma ट्वाइस B2, Ma ट्वाइस B2। ये देखो उसने En बनाया, En ये बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट। तो हमारे पास दो बाइडेंटेट लिगेंड लगे हैं और दो मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हैं। पर Ma ट्वाइस B2 की ये कौन सी फॉर्म बनाई है, सेम लिगेंड एडजेसेंट लगे हैं, मतलब सिस फॉर्म। तो Ma ट्वाइस B2 की सिस फॉर्म जो होती है, सिस फॉर्म, वो ऑप्टिकल एक्टिव होती है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करती है, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कौन सी दो फॉर्म में, एक डेक्स्ट्रो एक लीव। ऐसे देखो ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ऊपर वाला, इसमें 3 En लगे हैं, 3 बाइडेंटेट लिगेंड। ये ऐसा एग्जाम्पल हो गया Ma थ्राइस, 3 बाइडेंटेट लिगेंड। ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। दो फॉर्म कौन सी, डेक्स्ट्रो लीवो। तो देखो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, कौन कौन पहले बताओ जरा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिलेक्टेड से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। देखो लाओ मैं आपको सम अप करता हूं, सिस फॉर्म ऑफ M, A मतलब बाइडेंटेट लिगेंड, B2C2। अगर ये पेपर में ऑप्शन में हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सिस फॉर्म ऑफ M, A ट्वाइस B2। या बेटा अभी एनसीईआरटी में तीसरा एग्जांपल क्या देखा, Ma थ्राइस, मतलब 3 बाइडेंटेट लिगेंड लगे हों, 3 ऑक्सलेट हो, 3 इथाइलिन डायमीन हो, 1 2 3। या बेटा ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिनमें 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट है, A B C D E F, मतलब 6 मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हैं, 6 के 6 डिफरेंट है।
ये कॉम्प्लेक्सीज है बेटा जो जो क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जिनमें ऑप्टिकल जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होता, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। लो अगर आपको ये याद है, अब देखो कितना आसान हो गया। तो बेटा ये हो गया एम, ये पहले ये जो सेकंड ऑप्शन है ये कौन सा हो गया, एम ए B2C2, ये शो कर सकता है अगर सिस फॉर्म में होगा, एम ए B2C2 सिस फॉर्म में शो कर सकता है। थर्ड ऑप्शन एम ए थ्राइस, ये भी शो करता है, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। फोर्थ ऑप्शन एम ए ट्वाइस B2, ये तीन तो बेटा ऑप्टिकल शो करते हैं। उसने हमें पूछा डज नॉट, लो ये आंसर हो गया। एम A3B3 ये ऑप्टिकल शो नहीं करता। क्यों नहीं शो करता? बिकॉज इसमें क्या पास हो जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाता है, इसलिए एक आरएल होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। लो जरा एक बार सम अप करा दो, कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन ऑप्टिकल एक्टिव होगा, किसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होगा, कौन डेक्स्ट्रो लीवो में एग्जिस्ट करेगा। सिस फॉर्म ऑफ एम ए B2C2, सिस फॉर्म ऑफ एम ए ट्वाइस B2 या एम ए होल थ्राइस। तीन बाइडेंटेट लिगेंड लगे हो, तीन ऑक्जेलेट, तीन ही है, ठीक है। चलो तो अब आइसोमेरिज्म पे हमने काफ़ी कोशिश की, मतलब आप क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता पाऊँ कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे पढ़ना है आपको। आगे चलते हैं, चल। कोऑर्डिनेशन के आइसोमेरिज्म में बहुत लोग घबराते हैं, अब आपने नहीं घबराना। ला आगे चलते, देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेटा पेयर्स आर बोथ द आयन्स आर कलर्ड। हमें बताना है इनमें से कौन कलर्ड आयन्स है, इनमें से कौन कलर्ड आयन्स है। बेटा ऐसे डी ब्लॉक के आयन कलर्ड होते हैं, जैसे मान लो ये कोई डी ब्लॉक का आयन है, ऐसे डी ब्लॉक के आयन कलर्ड होते हैं जिनमें पार्शली फील्ड डी होता है। अगर कोई डी ब्लॉक का आयन हो और हमें बताना हो, हमें चार आयन दिए हो और बताना हो कौन सा आयन कलर्ड होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, कौन सा आयन कलर्ड होगा। तो बेटा जिनमें पार्शली फील्ड डी होगा। पार्शली फील्ड डी का मतलब जो आयन है उसके पास डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन हो, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9। अगर मेटल आयन में D0 हुआ, मतलब एम्प्टी डी हुआ, तो बेटा वो कलरलेस होगा। D10 हुआ, फुली फील्ड हुआ, तो वो कलरलेस होगा बेटा। पार्शली फील्ड डी अगर किसी आयन में होगा तो वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, कलर्ड होगा। चलो चेक करते हैं, जैसे अगर हम निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, निकल +2, निकल में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s वाले चले जाएंगे, ये क्या बनेगा, आर्गन, आर्गन 3d8। देखो इसके पास D8 है, पार्शली फील्ड डी। टाइटेनियम है बेटा, टाइटेनियम +3, टाइटेनियम में से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो टाइटेनियम +3 क्या बनेगा, आर्गन। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन 4s से चले गए, एक 3d से चला गया, एक 3d में रह गया, तो देखो इनके पास पार्शली फील्ड डी है, ये दोनों आयन्स कलर्ड होंगे। अब जैसे मेरे को ऑप्शन में देखो एक दोनों आयन बताने हैं कलर्ड है। अब जैसे हमारे को सेकंड ऑप्शन में स्कैंडियम +3 दिया है। अब स्कैंडियम +3 का मतलब हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कहाँ से निकाल दिए, 2 4s से निकाल दिए, एक 3d से निकाल दिया, d में जो इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, ये D0 है, एम्प्टी डी, कलरलेस होगा बेटा, नो कलर। ये देखो कॉपर +1, देखो बेटा कॉपर का आपको याद है ना, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉपर क्या होता है, आर्गन 3d10 4s1, आर्गन 3d10 4s1। तो कॉपर +1 में देखो क्या हुआ, कॉपर +1 में हमने जब एक इलेक्ट्रॉन 4s वाला निकाल दिया तो बेटा D10 है, फुली फील्ड डी है, फुली फील्ड डी। इसके पास फुली फील्ड डी है, पार्शली फील्ड डी नहीं है, तो ये भी कलरलेस होगा। तो वो कौन सा ऑप्शन हुआ जिसमें दोनों आयन कलर्ड है, जिस दोनों निकल +2 टाइटेनियम +3, बिकॉज इसके पास क्या है बेटा, पार्शली फील्ड डी है इसके पास।
तो आपको डी ब्लॉक में, डी एंड एफ ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कौन से आयंस कलर्ड होंगे जिनके पास पार्शली फिल्ड ही होगा। चल आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ प्लेटिनम। हमारे को एक कॉम्प्लेक्स दिया है प्लेटिनम En ट्वाइस Cl ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स दिया है, हमें इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। अब प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी होता क्या है बेटा? वर्नर थ्योरी, ये पहली थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये पहली थ्योरी है। वर्नर थ्योरी हमें बताती है, वर्नर थ्योरी में बताती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनते हैं। वर्नर थ्योरी कहती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए बनते हैं बिकॉज बेटा सेंट्रल एटम को ना, सेंट्रल एटम को अपनी दो वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती हैं। सेंट्रल एटम, मेटल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए बनाता है बिकॉज उसको अपनी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है और उसको अपनी सेकेंडरी वैलेंसी, सेंट्रल मेटल आयन को अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है, इसलिए बेटा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमें अपने कॉम्प्लेक्स से बताना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब हमें बताना है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। चल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एक्स मान लिया बेटा, 2 En पे चार्ज 0 हो गया, 2 इंटू Cl पे चार्ज कितना होता है, -1, ब्रैकेट पे कोई चार्ज नहीं है, x आ गया +2, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2, प्राइमरी वैलेंसी 2 हो गई है ऑप्शन में। हाँ लो बात ही बन गई, एक ही ऑप्शन में है 2, एक ही ऑप्शन में, फायदा हो गया। चलो सेकेंडरी वैलेंसी देख लेते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। En क्या होता है, En मोनो बाइडेंटेट, हाँ En बाइडेंटेट होता है बेटा। 1 En विल फॉर्म 2 बॉन्ड, तो 1 En विल फॉर्म 2 बॉन्ड, 2 En विल फॉर्म 4 बॉन्ड, तो इसके 4 बॉन्ड हो गए। Cl क्या होता है, मोनोडेंटेट, 1 Cl विल फॉर्म 1 बॉन्ड, 2 Cl विल फॉर्म 2 बॉन्ड, तो बेटा 2 En 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 Cl 2 बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल 6 बॉन्ड बनेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। तो प्राइमरी वैलेंसी 2 हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। ठीक हो गया आंसर। तो वर्नर थ्योरी कहती है कि जो मेटल एटम होते हैं उनकी दो तरह की वैलेंसीज होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। चल आगे चलते हैं। ला बेटा अब 2-4 क्वेश्चन है जो हम करेंगे, ये पीएमटी के पेपर के बहुत फेमस क्वेश्चन है। 2-4 मैं कराता हूँ, आपने प्रीवियस ईयर से ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के ना और प्रैक्टिस कर लेने। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है पीएमटी का ये, आप पिछले पेपर उठाओ आपको पता चलेगा कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बेटा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आउटर ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, तो दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, D2sp3 या sp3d2। बेटा चाहे हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, दोनों में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। फर्क क्या है, जब मैं D2sp3 लिखता हूं तो हाइब्रिडाइजेशन में 3d 4s और 4p यूज होता है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन में 3d यूज हुआ, अंदर वाला d, 4s 4p से पहले वाला d, अंदर वाला d, तो हम कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब मैं sp3d2 लिखता हूं, sp3d2, तो हाइब्रिडाइजेशन में 4s 4p
और 4d यूज होगा, 4d बाहर वाला d, तो हम कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। तो इनर ऑर्बिटल कौन से हुए? जब 4s 4p से पहले वाला d यूज हुआ, 3d। आउटर ऑर्बिटल कौन से हुए? जब 4s 4p के बाहर वाला d यूज हुआ, 4d। तो हमें बताना है भाई कहां पे आउटर वाले d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, आउटर ऑर्बिटल बताना है। चलो जैसे बेटा हमारे को लो बेटा स्टार्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे को कॉम्प्लेक्स क्या दिया हुआ है? MnCN6-3। तो आप बेटा Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानोगे? Mn का आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको x मान के निकालोगे। तो जब आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो x की वैल्यू +3 आएगी। अब बेटा Mn मैग्नीज क्या होता है? एटॉमिक नंबर 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 3d5 4s2। बेटा हमारे कॉम्प्लेक्स में मैग्नीज +3 स्टेट में, तो मैग्नीज +3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 4s से चले गए, एक 3d से चला गया, तो बेटा 3d में 4 रह गए, 3d4। बेटा 3d में 4 रह गए, 1 2 3 4। 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, मैंने 5 बॉक्सेस बनाए, देखो 3d में 4 ऑर्बिटल रह गए। लो बेटा, तो अब एक 2 4s से चले गए, एक 3d से चला गया, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। चलो 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4। मैंने इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरा। डी जनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरना है पहले। कौन सा रूल है? हंस रूल। अब बेटा जो साइनाइड होता है, साइनाइड वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराता है। क्या कराता है? ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। अब ध्यान दे सुनना, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, अब जैसे 6 6 बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल। अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो, डी में 2 इलेक्ट्रॉन हो, डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो कभी पेयरिंग नहीं होती। D1 D2 D3 में कभी पेयरिंग नहीं होती। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो और डी में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 4, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक पेयरिंग कराता है। तो जैसे साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा एक पेयरिंग होगी। तो मैग्नीज पर बेटा 6 CN आके लगे, 6 CN। तो D4 में सर ने क्या बताया? ऑक्टाहेड्रल में D1 D2 D3 में पेयरिंग नहीं होती, D4 में एक पेयरिंग होगी। तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से किसी एक ऑर्बिटल में आके पेयर अप हो जाएगा। ठीक है। अब 6 CN 6 बॉन्ड बनाएंगे, हमें 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो बेटा हमारे पास 6 खाली ऑर्बिटल देखो कौन कौन से हैं। 2 3d वाले हैं, एक 4s वाला है, 3 4p वाले हैं। तो जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो D2sp3 आएगा बेटा, D2sp3। बेटा हाइब्रिडाइजेशन में 3d यूज हुआ, 3d, तो मैंने क्या बताया था? 3d यूज हुआ तो आंसर क्या बनेगा? इनर ऑर्बिटल। तो पहला ऑप्शन हमारा इनर ऑर्बिटल हो गया। चलो अब सेकंड ऑप्शन सॉल्व करते हैं। सेकंड ऑप्शन सॉल्व करते हैं। चलो सेकंड ऑप्शन क्या था देख लो, MnCl6-3। लो MnCl6-3, वही सेम काम करना है। पहले मैग्नीज का क्या निकालोगे? मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। Cl का क्या मानोगे? Cl पे -1 होता है, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। +3 का मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 4s से चले गए, एक 3d से चला गया, तो मैग्नीज +3 क्या आ गया? मैग्नीज +3 मतलब मैग्नीज +3 अभी हमने पीछे भी किया था, 2 4s से चले गए, एक 3d से चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए बेटा, 1
2 3 4 3D। ये बेटा आगे 4s 4p खाली पड़े। बेटा अब 6Cl 6 बॉन्ड बनाएंगे, एक Cl मोनोडेंटेट होता है, एक Cl एक बॉन्ड बनाएगा, 6Cl 6 बॉन्ड बनाएंगे, तो हमें 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो बेटा 6 खाली ऑर्बिटल कैसे आएंगे? क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराएगा। तो 6 खाली ऑर्बिटल कैसे आएंगे? देखो 4s 4p के बाद 4d पड़ा। अब देखो गलती क्या होती है, सर एक 3D खाली है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हो क्वेश्चन, आपने एक 3D यूज कर दिया, एक 4D। बेटा 3D और 4D, एक 3D एक 4D, ये हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम हो। 3D और 4D में गैप ज़्यादा हो गया एनर्जी में, तो ऐसे कभी नहीं करना एक 3D का यूज़ कर दो एक 4D का ना, या दोनों 3D के या दोनों 4D के। तो बेटा अब एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? 1s 3p और 2d। 6Cl अपने 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे, एक 4s में, 3 4p में और 2 4d में। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2। और हाइब्रिडाइजेशन में बेटा 4d यूज हुआ, बाहर वाला d। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? आउटर ऑर्बिटल। और बेटा देखो हमें भी क्या पूछा था? आउटर ऑर्बिटल। तो आंसर कौन सा हो गया? सेकेंड ऑप्शन। तो क्या बोला बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराते हैं, पर ध्यान रखना है D1 D2 D3 में पेयरिंग नहीं होती। D4 हुआ, अगर ऑक्टाहेड्रल D4 हुआ तो एक पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड एक पेयरिंग कराएगा। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराते। वर्ड नंबर 2, ऐसे कभी नहीं करना एक 3D यूज़ करो एक 4D ना, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं होंगे, मिक्स नहीं करेंगे, बिकॉज एनर्जी गैप है। हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम हो। चल आगे चलते हैं। लो अच्छा, वही अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन पीछे किया, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe निकालना है इन K3FeCN6। अब एक बात नोटिस करो, मैंने आपको ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन कराए, सबसे पहले मैं X निकालता हूँ। X मतलब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सेंट्रल एटम को, तो बिना टाइम वेस्ट किए निकाल लेते हैं। बेटा 3 पोटाशियम पे +3 चार्ज हो गया, आयरन हो गया X, 6 Cn पे -1, बेटा सारे पे चार्ज 0 हो गया, X की वैल्यू आ गई +3। बेटा आयरन एटॉमिक नंबर 26 है, पहले 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में, अगले दो 4s में 20 हो गए, बचे 6 बेटा 3D में 3d6। तो बेटा +3 का मतलब हमें 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकालने हैं, एक 3D से निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से चले गए, एक 3D से चला गया, तो आयरन +3 क्या बचा हमारे पास? एक 2 4s से चले गए, एक 3D से चला गया, तो 5 बचे। तो हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरने हैं, 5 बॉक्सेस में डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल। और बेटा आगे 4s और 4p खाली पड़े हैं। अब आप बताओ हमने पीछे क्या पढ़ा? साइनाइड क्या होता है? साइनाइड CO NO2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की क्या कराते हैं? पेयरिंग। तो बेटा जब हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जब साइनाइड Fe पे आके लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। देखो कैसे, 5 में से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे किन्हीं भी 2 ऑर्बिटल में। तो हमने 2, ये लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन की मैंने पेयरिंग करा दी, ये एक बच गया, पेयरिंग करा दी। 3D आगे है बेटा 4s और आगे है बेटा 4p सॉरी।
तो ये कोई भी दो इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिटल में पेयर अप हो जाएंगे, किसी भी दो में पेयर अप हो सकते हैं बेटा, बिकॉज डीजनरेट है। अब देखो जरा हमारे पास कौन कौन से यूज़ होंगे ऑर्बिटल, हमें 6 CN है, 6 CN 6 बॉन्ड बनाएंगे, तो 2 D वाले यूज़ हुए, 1 S वाला यूज़ हुआ और 3 P वाले यूज़ हुए, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई D2sp3। अच्छा चलो ये तो क्लियर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गई D2sp3। अब जरा बता दो हमने कितनी क्वेश्चन कर लिया। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अब मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन में 3D यूज़ हो रहा है, इनर या आउटर, इनर ऑर्बिटल, अंदर वाला D यूज़ हो रहा है, इनर ऑर्बिटल। तो देखो आप पेयरिंग वाला स्टेप समझ लेना। अब हमने सारे एग्जाम्पल कर दिए, D1 D2 D3 में पेयरिंग नहीं होती, ऑक्टाहेड्रल में D4 में 1 पेयरिंग, ठीक होगी मेरी बात। यहाँ तो D5 था, तो जितनी पॉसिबल पेयरिंग थी मैंने सारी कराई। चल आगे चलते हैं। लो बेटा, अच्छा ये NCERT का एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या कहता है, द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, हमें कोई कॉम्प्लेक्स आयन दिया, इन्वॉल्व्स D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो उसने पूछा देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स शुड बी। अब D2sp3 है तो बेटा ऑब्वियसली ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है ना, वो तो चलो आपको पता ही है। पर मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए नहीं, मैंने आपको पढ़ा एग्जाम्पल इसलिए नहीं कि मैं आपको बता दूं ऑक्टाहेड्रल टिक करके आगे चला जाऊं। ये NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक पैराग्राफ में ना ये 2 एग्जाम्पल हैं, एक कोबाल्ट और अमोनिया वाला है और एक कोबाल्ट और फ्लोरीन वाला है। वो एक पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना, उसको मार्क लगाना, सेम एग्जाम्पल में है, सेम ही पैराग्राफ में 2 एग्जाम्पल हैं, एक तो ये वाला और एक और एग्जाम्पल आपको उसी पैराग्राफ में मिलेगा NCERT में। वो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है आपने, ये वाला एग्जाम्पल मिलेगा आपको। देखो मेरे को आपको इस एग्जाम्पल में, मैंने एग्जाम्पल क्यों चूज़ किया, मुझे क्या बताना है आपको, तो बातों बातों में देखो हमारी ऑलमोस्ट सारी हाइब्रिडाइजेशन जो इम्पॉर्टेंट है वो कवर हो गई। बेटा अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, तो कोबाल्ट का X निकालोगे तो +3 आएगा। बेटा कोबाल्ट एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। पहले 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में, अगले 2 4s में, 27 बचे 3d7। बेटा कोबाल्ट +3 क्या होता है जरा बताओ, कोबाल्ट +3 कैसे लिखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से गए और एक 3d से गया, तो ये हो गया 3d6। चलो तो कोबाल्ट +3 पहले लिखते हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हो गए, 5 डीजनरेट ऑर्बिटल। 3d6 तो पहले मैंने हंड्स लगाया, पहले मैंने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा, फिर एक इलेक्ट्रॉन की मैंने पेयरिंग करा दी 3d, और आगे बेटा 4s और 4p खाली पड़े। अब देखो अमोनिया में ना लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न है, बहुत कन्फ्यूज़न, तो मैं आपको 2 बातें बोल रहा हूँ, नोट डाउन, प्रॉपरली नोट डाउन कर लेना। अमोनिया कन्फ्यूज़न क्या है कि पेयरिंग कराएगा या नहीं कराएगा। बेटा अमोनिया और ऑक्सलेट ये दोनों कोबाल्ट +3 के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराते हैं। अमोनिया और ऑक्सलेट ये दोनों कोबाल्ट +3 के इलेक्ट्रॉन की क्या कराते हैं, पेयरिंग कराते हैं, ठीक है। चलो तो कोबाल्ट पर जब 6 अमोनिया आके लगेंगे बेटा तो इसके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। थ्री डी बेटा 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये 2 में पेयर अप हो जाएंगे, 2 में पेयर अप हो जाएंगे, और बेटा आगे 4s और 4p खाली पड़ा है। तो बेटा अब 6 अमोनिया, एक अमोनिया एक बॉन्ड बनाएगा, 6 अमोनिया 6 बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसलिए देखो उसने हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 दी है, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, 3d यूज़ हो रहा है, इनर ऑर्बिटल। तो अब आप ये दो, एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया और एक ये वाला एग्जाम्पल, दोनों अपनी कॉपी में नोट कर लेना, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सलेट वाला,
सेम ही हाइब्रिडाइजेशन आएगी, इनर ऑर्बिटल सब कुछ सेम बनेगा। अमोनिया और ऑक्जेलेट जो है वो कोबाल्ट +3 की पेयरिंग कराते हैं, इनर ऑर्बिटल बनता है। तो याद ही हो गया, इनर ऑर्बिटल बनता है। चल अब एक पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बस वो क्या कहते हैं, वो उस बात पे आ नहीं रहा। देखो, अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड हो, एक से ज़्यादा अनपेड हो, एक अनपेड हो, एक से ज़्यादा अनपेड हो, तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। ये एक टर्म रह गई थी रिवीजन के लिए। देखो, अब जैसे मैंने हमारा लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स बताया, यहाँ पे भी पेयरिंग हो गई, यहाँ पे भी पेयरिंग हो गई, यहाँ पे भी पेयरिंग हो गई, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। तो एक या एक से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो तो डायामैग्नेटिक। चल आगे चलते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गए, ध्यान रखना। अब तो वैसे याद हो गया, D2sp3 इनर ऑर्बिटल, मैंने बोली इतनी बार दिया आपको। लो आगे चलते हैं। लो बेटा, उसने लिखा है द CFSE। CFSE का मतलब क्या होता है? हमें ना एक उसने कॉम्प्लेक्स दिया है K4FeCN6, हमें इस कॉम्प्लेक्स की क्या निकालनी है? CFSE निकालनी है। CFSE का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी, CFSE निकालनी। ठीक है बेटा, चलो कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व। देखो, पहले तो जब भी आपको क्वेश्चन आए कि भाई फाइंड CFSE ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, CFSE निकालियो, पहले पता करो कि आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है, मतलब ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल। क्योंकि देखो, हमारे सिलेबस में दो ही हैं, दो ही वो पूछ सकता है, दो ही का ही स्प्लिटिंग हमारे सिलेबस में, एक ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो पहले पता करते हैं ये ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल। तो बेटा CN मोनोडेंटेट है, 1 CN विल फॉर्म 1 बॉन्ड, 6 CN विल फॉर्म 6 बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो हमारा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है। डन होगी बात। तो जब भी CFSE निकालने का क्वेश्चन आए तो पहले आपने पता किया ज्योमेट्री, हमारा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, चलो अब ऑक्टाहेड्रल से हमें क्या पता चला? ऑक्टाहेड्रल से हमें पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग कैसे होगी, कौन से ऑर्बिटल नीचे होंगे, कौन से ऊपर होंगे। देखो, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, और जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो हमारे 5D ऑर्बिटल हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX2, Y2 और DZ2, ये 5D ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं। बट जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, जब 6 लिगेंड आके लगते हैं, जब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, तो ये दो अलग अलग सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। बेटा DXY, DYZ, DXZ, इन तीनों के लोग बिटवीन एक्सिस होते हैं, इसलिए इन पे लिगेंड कम रिपल्शन लगाते हैं। इसलिए बेटा जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, DXY, DYZ, DXZ, ये जो तीनों सेट है, इनकी एनर्जी कम होती है, इसलिए इनको हम नीचे बनाते हैं, DXY, DYZ, DXZ, और इसको बोलते हैं T2G सेट। इन पे लिगेंड कम रिपल्शन लगाते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इन तीनों की एनर्जी इन दोनों के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए इनको मैंने नीचे बनाया और इसको बोला T2G सेट। बेटा T2G क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, ये जो तीनों हैं, ये तीनों डीजनरेट है, ट्रिपली डीजनरेट। T2G क्या बताता है? ट्रिपली डीजनरेट, मतलब तीन ऑर्बिटल है सेम एनर्जी के। G कब यूज करते हैं? G सब्सक्रिप्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारे कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। अब जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, इसलिए वहां G यूज करते हैं। बेटा DX2, Y2, DZ2, ये ऐसे डी ऑर्बिटल हैं जिनके लोब, जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्सिस है, तो लिगेंड इन पे ज़्यादा रिपल्शन लगाते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, DX2, Y2 और DZ2।
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनको बोलते हैं ईजी सेट। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो 5d ऑर्बिटल है वो दो सेट में स्प्लिट हो गए। एक बेटा T2g सेट है वो ट्रिपली डीजनरेट है, एक ईजी सेट है वो डबली डीजनरेट है। ईजी का मतलब डबली डीजनरेट, और जी हम कहाँ यूज करते हैं, जहां सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। बेटा इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस आता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ओ से। डेल्टा होता है T2g और EG के बीच का एनर्जी डिफरेंस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो अगर मैं इन दोनों का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2g और EG का एवरेज लूं, एवरेज, तो अगर मैं एवरेज एनर्जी निकालूं तो वो यहां कहीं आएगी, इन दोनों का एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज मतलब अगर मैं मानता सारे लिगेंड सारे डी ऑर्बिटल पे सेम रिपल्शन लगा रहे हैं तो एवरेज एनर्जी यहां कहीं आती, इन दोनों की एवरेज। इसको बोलते हैं बारी सेंटर। एवरेज को, एवरेज हम क्या मान के निकालते हैं? हम ये मान के निकालते हैं कि सारे लिगेंड सारे डी पे सेम रिपल्शन लगाएं तो एनर्जी क्या होगी, बट एक्चुअल में तो ऐसा है नहीं। T2g पे रिपल्शन कम लगी, EG पे रिपल्शन ज़्यादा लगी। अच्छा बेटा जो T2g सेट है, T2g सेट वो एवरेज से नीचे है, उसकी एनर्जी एवरेज से -0.4 डेल्टा ओ कम होती है, और EG सेट एवरेज से ऊपर है। बेटा EG सेट की एनर्जी एवरेज से बारी सेंटर से +0.6 डेल्टा ओ ज़्यादा होती है। बेटा अब इतनी कहानी नहीं, चलो मेरे को तो कहानी करनी थी, आपको याद करना था, बट पेपर में इतनी कहानी की जरूरत नहीं है। जैसे CFSE का क्वेश्चन आया आपने देखा कि भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2g नीचे होगा, EG ऊपर होगा। बेटा T2g सेट एवरेज से कितना नीचे होगा, -0.4 डेल्टा ओ, और EG सेट एवरेज से कितना ऊपर होगा, +0.6 डेल्टा ओ। चलो अब CFSE निकालते हैं। बेटा हमारे कॉम्प्लेक्स में K4FeCN6 में देखो फिर भाई एक्स तो निकालना पड़ना ही पड़ना है। Rn का ऑक्सीडेशन एक नंबर निकालोगे तो +2 आएगा, मतलब हमें Rn से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो Rn +2 होगा आर्गन 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, आर्गन 3d6। तो हमें अब 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और CFSE निकालना है। चलो निकालते हैं। तो बेटा पहले हम इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी में भरेंगे, ऑफ बोर रूल कहता है हमें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहला चैप्टर भरा, पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में 1, सिंगल सिंगल, हंड्स रूल 1 2 3, 3 हो गए। हमें कितने भरने हैं, 6। तो मैंने क्या क्या पता किया भाई, ज्योमेट्री पता की, फिर पता किया कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब तीसरी लास्ट बात, बेटा साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा। देखो 1 2 3 मैंने 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भर दिया। फोर्थ के पास 2 चॉइस हैं, या तो वो ऊपर जाए या नीचे रह जाए। नीचे रह जाए मतलब पेयरिंग हो जाए। अब ये डिपेंड करेगा लिगेंड पर। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा वो स्प्लिटिंग ज़्यादा कराते हैं, उनमें T2g और EG में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाना मुश्किल होता है, इसलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन देखो नीचे रह गया। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पहले आपने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे 3, फिर नीचे ही से पेयरिंग शुरू करा दी 4 5 6। तो बेटा हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2g6। और जो 6 इलेक्ट्रॉन बेटा, हर इलेक्ट्रॉन जो T2g में आ रहा है उसकी एनर्जी कितनी कम हो रही है, -0.4। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आए बेटा उनकी एनर्जी कितनी कम होगी, -0.4 डेल्टा ओ। तो हमारा CFSE आ गया 6 × -0.4 -2.4 डेल्टा। तो CFSE का क्वेश्चन कैसे करना होता है, अब फाइनली सुन लो। पहले ज्योमेट्री पता करो, उससे पता चल जाएगा कौन नीचे है कौन ऊपर। सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, डी में 4 5 6 7 कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं।
और लास्ट देखो लिगेंड वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगर तो लिगेंड वीक फील्ड होता 1 2 3, पहले 3 तो नीचे आएंगे, फोर्थ और फिफ्थ ऊपर जाते हैं। बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग होगी तो 1 2 3, फिर नीचे से पेयरिंग करा दी 4 5 6, और हर इलेक्ट्रॉन जो नीचे आएगा उसकी एनर्जी एवरेज से 0.4 कम हो जाएगी, हर इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जाएगा उसकी एनर्जी एवरेज से 0.6 ज़्यादा हो जाएगी। चल ऐसी कोई और क्वेश्चन मेरे पास हो तो हम देखें जरा, ऐसे एक और क्वेश्चन करें। देखो, हाँ देखो लिखा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE बतानी है हमें फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो भैया पहली बात, चलो उसने हमारा काम आसान कर दिया, ऑक्टाहेड्रल है तो T2G नीचे होगा और EG ऊपर होगा। सीखने वाला क्वेश्चन है, हमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है, CFSE निकालनी है। अब बेटा हमें डी में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहले 3 तो वही सेम सिंगल सिंगल T2G 3। अब देखो जरा पीछे वाला एग्जांपल देखो बेटा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा, तो वो जो हमारे कॉम्प्लेक्स बनेंगे उनको बोलेंगे लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, स्पिन पेयर्ड, लो स्पिन, कुछ भी बोल दो। अब यहां पे क्या बताना है, हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब बेटा हमें पेयरिंग नहीं करानी। पेयरिंग कब नहीं होती, जब वीक फील्ड लिगेंड होता है। ऑक्टाहेड्रल में पेयरिंग नहीं करानी हमें, फोर्थ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करानी। तो बेटा हाई स्पिन का मतलब पेयरिंग नहीं करानी, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन को मैं ऊपर ले जाऊंगा EG। तो ये हाई स्पिन का मतलब था। लो स्पिन लिखा होता नीचे भरता, हाई स्पिन लिखा है ऊपर भरा। अब हमने पीछे क्या याद किया था, पीछे हमने याद किया था T2G की एनर्जी बारी सेंटर से कितनी कम होती है, -0.4 डेल्टा O, और EG की एनर्जी बारी सेंटर से कितनी ज़्यादा होती है, +0.6 डेल्टा O। बेटा जो 3 इलेक्ट्रॉन T2G में गए उनकी एनर्जी -0.4 कम हो गई, और जो 1 इलेक्ट्रॉन EG में गया उसकी एनर्जी 0.6 बढ़ गई बारी सेंटर से। तो हमारा नेट आंसर आ गया 3 × -0.4 + 1 × 0.6, -0.6 डेल्टा। लो ठीक है, बस ज्योमेट्री पता हो। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, पहले T2G भरना है। वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी तो EG भरना है। लो स्पिन मतलब पेयरिंग करानी है, पहले T2G भरना है। हाई स्पिन मतलब पेयरिंग नहीं करानी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाओ EG। चल आगे चलते हैं, चल आगे चलते हैं। देखो बेटा लिखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अच्छा देखो इस साल के नीट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। अब देखो पता क्या होता है, हाँ NCERT में मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, ऐसा होता ही नहीं कि बाहर से क्वेश्चन आ जाए। अब क्या होता है ना, हमारे दिमाग में हमने, जैसे सब लोग PYQ करते हैं, PYQ प्रैक्टिस करते हैं, तो सब लोग PYQ करते हैं तो सबके दिमाग में एक इंप्रेशन होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पिछले साल कुछ नहीं हुआ ऐसा, हमारा किया हुआ क्वेश्चन था, ऐसा ऐसे क्वेश्चन किया हुआ था हमारा, पर वही है कि ऐसा क्वेश्चन उसने पहले पूछा नहीं था बड़े साल से, और एकदम से नया क्वेश्चन आ गया, लोग घबरा गए वहाँ पे, यार ये क्वेश्चन तो PYQ में था ही नहीं, वो नया समझ के घबरा गए, था कुछ नहीं क्वेश्चन में। देखो मैं सॉल्व करता हूँ आपको। बेटा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, हमें बताना है इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स कम वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा वेवलेंथ की। प्योर कॉन्सेप्ट है, कोई भी वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है हमें। देखो पहली बात, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये टेट्राहेड्रल है। ठीक हो गया बेटा। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को अगर आप कंपेयर करोगे तो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होती है, जो 2 एनर्जी लेवल होते हैं उनमें डिफरेंस कम होता है टेट्राहेड्रल में। अब स्प्लिटिंग से वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब होगी वो कैसे चेंज होती है, देखो मेरी बात सुनो।
एक ये सेट ऑफ ऑर्बिटल है और एक ये सेट ऑफ ऑर्बिटल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में कुछ एनर्जी डिफरेंस है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, चलो इसको बोल देता हूँ डेल्टा। अब बेटा इलेक्ट्रॉन को नीचे से लोअर लेवल से हायर लेवल में एक्साइट करना है, तो लोअर लेवल से हायर लेवल में एक्साइट करने के लिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो इन दोनों के बीच के डिफरेंस पे डिपेंड करेगी, स्प्लिटिंग पे। तो बेटा डेल्टा मान लिया मैंने स्प्लिटिंग है इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी एब्जॉर्ब के। अगर स्प्लिटिंग कम है तो इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाने में कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाने में ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और बेटा एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, E = hc/λ। तो बस हमें ये देखना था कहाँ पे स्प्लिटिंग कम है कहाँ पे ज़्यादा। बेटा जहाँ पे स्प्लिटिंग कम होगी एनर्जी एब्जॉर्ब कम होगी, वहाँ पे ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होगी। जहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, वहाँ कम वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होगी। तो बेटा ए बी और डी ऑक्टाहेड्रल है, सी टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम हुई, तो अगर स्प्लिटिंग कम हुई एनर्जी एब्जॉर्ब कम होगी तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब सबसे ज़्यादा होगी। तो बेटा ए बी सी डी में से जो सी वाला कॉम्प्लेक्स है, सी वाला उसमें वेवलेंथ एब्जॉर्ब सबसे ज़्यादा होगी। अब देखो यहीं से आंसर बन रहा है मेरा, बस अब मैं ए और डी में से देख लेता हूँ। लो ए और डी में से देखते हैं। बेटा अभी हमने पीछे पढ़ा अमोनिया कोबाल्ट +3, देखो फिर से आ गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अमोनिया कोबाल्ट +3। अमोनिया कोबाल्ट +3 की पेयरिंग कराता है, मतलब अमोनिया कोबाल्ट +3 के साथ स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे भी अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो अमोनिया और वाटर में से जो वाटर है बेटा, वाटर वो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो बेटा मेरे को आपको ए और डी में कंपेयर कराना है, तो वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड होगा, स्प्लिटिंग कम होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब कम होगी, वेवलेंथ एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी। तो बेटा ए और डी में से देखोगे आप, डी में वेवलेंथ एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी। लास्ट ए और बी में कंपेयर कर लेते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे, और भी मैंने बोला भी NO2 नेगेटिव, साइनाइड, CO, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मतलब स्प्लिटिंग ज़्यादा करते हैं, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी और वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो सबसे कम वेवलेंथ कहाँ आएगी बेटा, बी में आएगी। बताओ क्या मुश्किल था क्वेश्चन में, प्योर कॉन्सेप्ट हमारे लास्ट ईयर का क्वेश्चन। और कितने लोग क्वेश्चन को देख के बेकार में हड़बड़ाहट कर गए। जो पढ़ा हुआ है उस पर ट्रस्ट रखना है हमें, बाहर से कोई नहीं, बाहर से क्वेश्चन आने वाला। तो हमने क्या सीखा, जहाँ T2G और EG या जहाँ भी दो एनर्जी लेवल में एनर्जी डिफरेंस कम होगा, इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाने में कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कम होगी तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ज़्यादा होगी। चल आगे चलते हैं। अब ढूंढना जरा NCERT में कहाँ है, ये ढूंढना और मार्क लगाना, क्वेश्चन देखना कहाँ पे है, कहाँ से आया है क्वेश्चन। ला बेटा ये देखो बेटा, ये हमारी NCERT का ना बिल्कुल लास्ट में दिया है कार्बोनिल्स। कार्बोनिल्स क्या होते हैं, कार्बोनिल्स बेटा ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लीगेंड एक्ट करता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है ना, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लीगेंड एक्ट करेगा, एज ए लीगेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन डोनर एटम होता है, कार्बन सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड डोनर एटम हो, कार्बन मोनोऑक्साइड सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, उनको कार्बोनिल्स बोलते हैं। अब कार्बोनिल्स बड़े स्पेशल होते हैं। उसने हमें पूछा है कार्बोनिल्स में ये जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, मेटल और कार्बन का बॉन्ड, मेटल और कार्बन का बॉन्ड ये कैसे बनता है, मेटल कार्बन पाई बॉन्ड। अच्छा पाई बॉन्ड पूछ रहा है, पाई बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल इज फॉर्म्ड बाय,
चलो तो पहले तो ये पाई की बात कर लेते हैं। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पाई बॉन्ड कहाँ से आ गया? आप तो फर्स्ट एग्जांपल से पढ़ा रहे हो, सेंट्रल एटम लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ये तो सिग्मा होगा। पाई कहाँ से आ गया? तो मैं वही कह रहा हूँ बेटा, कार्बोनिल स्पेशल होते हैं। तो वो कैसे स्पेशल होते हैं? ये देखो, ये हमारा कार्बोनिल्स का स्ट्रक्चर है। देखो ये वाला तो वही सेम पॉइंट हो गया, सेम पॉइंट हो गया। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड ने अपने लोन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट किए टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, टू फॉर्म बेटा विच बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। ये तो सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होता है, लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल एटम को टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। कार्बोनिल्स में स्पेशल क्या होता है बेटा? मेटल अपने डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल है, डबल डम्बल शेप के हैं, डबल डम्बल। मेटल अपने डी ऑर्बिटल से, भरे हुए डी ऑर्बिटल से CO के पाई स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है? ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू फॉर्म बेटा पाई बॉन्ड। तो मेटल यहाँ स्पेशल क्या हुआ? कार्बोनिल्स में स्पेशल क्या हुआ? मेटल ने अपने फील्ड डी ऑर्बिटल से लिगेंड के पाई स्टार, एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, साइडवेज ओवरलैप हुआ, साइडवेज टू फॉर्म बेटा विच बॉन्ड? पाई बॉन्ड। तो पहले हम पिछले क्वेश्चन का आंसर बना लेते हैं, फिर चलो हम जरा थोड़ी और बात करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो लिखा है पाई बॉन्ड कैसे बनता है? डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनिल कार्बन इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ये तो गलत हो गया, इससे तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर दूसरा पार्ट लिखा है डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ CO, है ना? तो सेकंड ऑप्शन ट्रू हो गया। अब देखो NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मेटल अपने भरे हुए ऑर्बिटल से CO के एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू फॉर्म पाई बॉन्ड। अच्छा थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p ऑर्बिटल ऑफ मेटल, और जबकि सेकेंड ऑप्शन में क्या था? डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फील्ड डी ऑर्बिटल। मेटल के पास बाहर डी ऑर्बिटल होंगे, वो डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। लास्ट देख लेते, डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, बेटा ये भी नहीं हो सकता। पाई बॉन्ड बनने के लिए मेटल अपने डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो एक ही आंसर बनता है सेकेंड। पर थोड़ा सा ना अब देखो बात कर लेते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT से अच्छे से पढ़ना विद एग्जाम्पल। हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में आया हुआ है, पहले कहानी सुन लो। देखो होता क्या है, मेटल और लिगेंड में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है सिग्मा। मेटल लुईस एसिड है, लिगेंड लुईस बेस है। कार्बोनिल्स में मेटल लुईस बेस की तरह भी काम कर रहा है। देखो सुनो क्या बोल रहा हूं, मेटल लुईस बेस की तरह काम कर रहा है और लिगेंड लुईस एसिड की तरह भी। तो बेटा जो कार्बोनिल्स होते हैं उनमें सेंट्रल एटम लुईस एसिड लुईस बेस दोनों की तरह काम करता है, CO लुईस एसिड लुईस बेस दोनों की तरह काम करता है टू फॉर्म पाई बॉन्ड। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, यहां पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो देखो कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या है देखो, अब फाइनल लाइन सुनो ध्यान से, फाइनल लाइन सुनो बड़े ध्यान से। बेटा कार्बोनिल्स में क्या होता है, कार्बोनिल्स में जैसे जैसे मेटल अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को CO को डोनेट करना शुरू करेगा, मेटल तीसरी बार बोल रहा हूं लाइन, अपने भरे हुए डी ऑर्बिटल से CO के पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू करेगा, मेटल और कार्बन में पाई बॉन्ड बनना शुरू होगा। वैसे वैसे बेटा वैसे वैसे क्या होगा, ये जो कार्बन और O के बीच में एक बॉन्ड था ये टूटने लग जाएगा। तो जैसे जैसे मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, कार्बन और O के बीच में बॉन्ड टूटने लग जाएगा।
कार्बन और O के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड था, कार्बन और O, CO में जो ट्रिपल बॉन्ड था जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था, वो धीरे धीरे 2 में जा रहा है। तो मेटल जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करेगा, मेटल और कार्बन में डबल बॉन्ड करेक्टर जितना ज़्यादा आएगा, कार्बन और O का ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट उतना ज़्यादा होगा। मतलब कार्बन और O के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम होगा। और हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। तो बेटा जैसे जैसे कार्बन और O के बीच का ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो बेटा नॉर्मली जो कार्बोनिल्स होते हैं ना, कार्बोनिल्स में जो CO होता है, CO की बॉन्ड लेंथ होती है 1.128 एंगस्ट्रॉम। पर नॉर्मली कार्बोनिल्स में क्या होता है, जो C और O के बीच का बॉन्ड है, C और O की बॉन्ड लेंथ है, वो 1.12 से बढ़कर 1.128 से बढ़कर 1.15 हो जाती है। ये देखो 1.12 से 1.5 हो गई। 1.15 मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। तो जितने ज़्यादा मेटल अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करेगा, CO का ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा हो जाएगी। लो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं। ये देखो ये NCERT में मार्क लगा लेना इसको अच्छे से। लो बेटा वो कहता है बेटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गेस्ट। अब सोच लो जरा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कहाँ पे बड़ी होगी, जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब हमें ये बताना है कहाँ पे CO का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज ज़्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 से 2 की तरफ जहाँ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज ज़्यादा होगा। और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ सेंट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन CO को डोनेट करेगा। तो हमें ये देखना है कहाँ पे सेंट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन CO को ज़्यादा डोनेट करेगा। अब बेटा मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, इसमें 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव मतलब एक चला गया, 24 रह गए। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब एक और आ गया 24। अब इनमें तो सब में 24 इलेक्ट्रॉन्स है, पर बेटा फर्क है। पहले वाले केस में मैग्नीज पे पॉजिटिव चार्ज है, कटायन। दूसरे वाले केस में क्रोमियम न्यूट्रल है, नो चार्ज। और तीसरे वाले केस में वेनेडियम पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब आप मुझे बताओ कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करता है, कटायन, न्यूट्रल एटम या अनायन? यस बेटा अनायन इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करेगा। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, जहाँ सेंट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करेगा वो CO के ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट कर देगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी बेटा। तो बेटा फाइनल पॉइंट क्या हो गया, अगर एक कटायन हो, एक न्यूट्रल एटम हो और एक अनायन हो, तो अनायन इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करेगा, बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज कर देगा, बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देगा। तो अनायन वाले केस में बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज सबसे ज़्यादा होगा। कटायन इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेगा, तो कटायन वाले केस में बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज कम आएगा। तो बेटा अगर क्वेश्चन का आंसर बनाए लॉन्गेस्ट कार्बन बॉन्ड लेंथ, तो वो थर्ड में होगी बेटा, बिकॉज अनायन इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करेगा। अगर मैं 1 2 3 का ऑर्डर बना दूं, CO बॉन्ड लेंथ का मैं ऑर्डर बना दूं अगर आपको, तो 3 में अनायन है, इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा हुए, बॉन्ड लेंथ में CO की बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज ज़्यादा। फिर बेटा न्यूट्रल एटम आ गया, और फिर बेटा कटायन आ गया। तो हमने क्या समझा, क्या सुना, कार्बोनिल स्पेशल होते हैं। कार्बोनिल्स क्यों स्पेशल होते हैं, इनमें मेटल और CO में डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। सिग्मा बॉन्ड भी होता है और पाई बॉन्ड भी। सिग्मा बॉन्ड तो नॉर्मल है, लिगेंड अपने लोन पे डोनेट कर रहा है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, मेटल अपने भरे हुए d ऑर्बिटल से
लीगेंड के एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उससे क्या होता है, CO का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल की तरफ चला जाता है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। कहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर में डिक्रीज ज़्यादा आएगा, बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज ज़्यादा आएगा? जहाँ मेटल अपने इलेक्ट्रॉन CO को डोनेट ज़्यादा करेगा, तो अनायन सबसे ज़्यादा करेगा, कटायन सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है बेटा, चलो तो हमने इसी के साथ ही हम बात बेटा यहाँ पे एंड करते हैं। तो अब आपने कोऑर्डिनेशन की NCERT पढ़नी है, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फाइनल पेपर में क्वेश्चन सिंपल आता है बिल्कुल NCERT बेस्ड। ऑल द बेस्ट फॉर यू बेटा।